देखिए, कल पूरा देश हैरान रह गया जब कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक की और उसके बाद खुलेआम ऐलान कर दिया कि ना, हम तो पूरा वंदे मातरम नहीं है गाएंगे। हैरानी इस बात से हुई कि जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, बॉस घूमते हैं ना, राहुल गांधी हर जगह संविधान की कॉपी लहराते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, वो संसद से पास हुए कानून को मानने का न मानने का ऐलान, खुला ऐलान कर रहे हैं। वंदे मातरम का कानून संसद से पास हुआ। संसद से पास हुआ हर कानून देश में सबको मानना ही होता है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त राहुल गांधी की जिस सोच से चल रही है, उसमें तो राहुल गांधी जो कहे वही सही, बाकी सब गलत। यही हिसाब चल रहा है उनका, और इसी वजह से वंदे मातरम को लेकर गजब घमासान मचा है। आप देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से भयंकर भिड़ गए। कांग्रेस साफ कह रही है कि चाहे जो हो जाए, पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो नहीं गाएंगे। बीजेपी कह रही है कि पूरा वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्या है इनको, क्या पूरा वंदे मातरम गाने के लिए 3 मिनट 10 सेकंड खड़े होने से कांग्रेस के घुटने दर्द करने लग जाएंगे। उधर कांग्रेस कह रही है कि मोदी शाह के हिसाब से वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम गांधी टैगोर वाला वंदे मातरम गाएंगे। लेकिन अगर यही तर्क है तो फिर यह बात संसद में कहनी चाहिए थी। जब पूरा वंदे मातरम गाने वाला कानून पास हो रहा था, वहां तो ये लोग हंगामा करते रह गए। अब जब कानून बन गया तो बवाल काट रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि क्या कांग्रेस खुद को संसद से भी ऊपर मानती है क्या ये लोग खुद को संविधान से भी ऊपर मानते हैं क्या? जो संसद से कानून बन गया उसको कैसे नहीं मानिएगा? बीजेपी कह रही है कि ऐसा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस को मुस्लिम वोट दिख रहा है। इसी सोच की वजह से वंदे मातरम के टुकड़े आजादी से पहले किए गए थे और वही सोच आज भी कांग्रेस के अंदर दिख रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है। आज आपको बताऊंगा कि 1937 में जब वंदे मातरम के टुकड़े किए गए तब कैसे नेहरू जिन्ना के सामने झुक गए थे। वंदे मातरम पूरा गाने का विरोध करने पर कांग्रेस जो कह रही है उसे उन्हीं बातों में कांग्रेस कैसे फंस जाएगी। लेकिन पहले इस घमासान का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है। वंदे मातरम and national anthem are emotional things for Congress party, but it is political for Bharatiya Janata Party. That is the difference between we and them. अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। ये छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर। मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय स्वार्थ का बलिदान है, ये शब्द है वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम पर जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, उसमें एक बात आप ये समझिए कि ये किसी रैंडम गीत या गाने की बात नहीं हो रही। ये उस गीत की बात है जिसे गाकर, जिसे सुनकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। ये देश के राष्ट्रगीत की बात है। अगर इसे गाने और नहीं गाने पर कोई विवाद हो तो यह बहुत ही शर्म की बात है, और वो भी कांग्रेस इस पर विवाद करे जो खुद को कहते हैं कि देश की आजादी उन्होंने दिलाई, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। भाई, कल को कोई कह सकता है कि हम जनगण मन जो है वो पूरा नहीं गाएंगे, मेरे हिसाब से इतना ही है तो हम इतना ही गाएंगे। राष्ट्रगीत की अहमियत सबसे ज्यादा तो कांग्रेस को समझनी चाहिए। आपके हिसाब से सब कुछ आपने ही आजादी में किया है, लेकिन आप देखिए कि उल्टा हो रहा है। अगर देश की संसद ने यह कानून पारित किया कि 2 छंद वाला नहीं, पूरा वंदे मातरम अब गाया जाएगा, तो कांग्रेस खुलेआम कह रही है कि वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी। बवाल चल रहा है। राहुल गांधी को इसी पर टीम मोदी ने घेर लिया। आज अमित शाह भी सामने आ गए। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की यह कैसी सोच है कि पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। पूरा वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्या है? अमित शाह क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए एक बार, फिर आगे की बात बताता हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी, और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी, और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के
इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। यानी अमित शाह खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में यह सब कर रही है और बीजेपी इसका खुलकर विरोध करेगी। लेकिन कांग्रेस खुद को डिफेंड कर रही है कि वंदे मातरम पर उसका स्टैंड बिल्कुल सही है। कांग्रेस इस मुद्दे को महात्मा गांधी, सरदार पटेल और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महानायकों से जोड़ रही है। वो दावा कर रही है कि 1937 में देश के महानायकों ने ही वंदे मातरम के 2 छंद गाने का निर्णय लिया था। कांग्रेस पूछ रही है कि वो अमित शाह की बात क्यों मानेंगे। इस पर बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस को 3 मिनट 10 सेकंड खड़े होने में दिक्कत क्या है। 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम पूरा हो जाने का समय है। कांग्रेस को आखिरकार पूरा वंदे मातरम गाने से क्या दिक्कत है? क्या बस मुसलमानों को खुश रखने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है? देखिए बीजेपी और कांग्रेस में क्या भिड़ंत हो गई है। मेरा कांग्रेस से सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम गाने के लिए नहीं? क्या 2 छंद गाकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या संपूर्ण वंदे मातरम को अपनाना क्यों नहीं चाहते? सोच केवल एक है कि वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गुरुदेव की सलाह पर 2 छंदों को वंदे मातरम की मंजूरी दी थी, जिनको अडॉप्ट किया था उसी को हम आज भी गाते हैं। जिस चीज को गांधी जी ने सहमति दी, नेहरू जी ने सहमति दी, सरदार पटेल ने सहमति दी, सुभाष चंद्र बोस ने सहमति दी, आचार्य कृपलानी ने सहमति दी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जो किया गया, हम वो मानेंगे, अमित शाह की बात मानेंगे? देखिए, बात अमित शाह की बात मानने की है ही नहीं। बात देश के संविधान और देश की संसद में बने कानून को मानने की। और जिन बड़े बड़े लोगों का ये लोग नाम ले रहे हैं, उन्हीं ने इस देश में संवैधानिक व्यवस्था तय की है। तो जब आप देश की संसद में बने हुए कानून को नहीं मानने की बात करते हैं, तो आप उन लोगों की बात नहीं मानते हैं जिन्होंने इस देश में संविधान की परंपरा जो है वो स्थापित की। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने थोड़ी संविधान गढ़ा था। वंदे मातरम पर कांग्रेस फंस रही है तो अब तिरंगे की बात करने लगी, आरएसएस की बात लेकर आ गए। कांग्रेस ने फिर वही बातें शुरू कर दी कि आरएसएस अपने कार्यक्रमों में तिरंगा नहीं फहराता था, अपना झंडा फहराता था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने चैलेंज किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम को अनिवार्य करके दिखाए। अजय राय ने आरएसएस को क्या चुनौती दी है, सुनिए एक बार। तिरंगा लेके चलो पथ संचलन में, संघ के पथ संचलन में वंदे मातरम का गायन कराओ, बंद करो संघ का गीत। वंदे मातरम का गायन होना चाहिए और उसमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा झंडा लेकर हाथ में स्वयंसेवक लेकर चलें। ये दिखावटी जो केवल यात्रा निकालकर जनता को भ्रमित कर रहा हो, ये बंद करो। दिखावटी राष्ट्रवाद, अगर राष्ट्रवाद है, आप भारत मां के सच्चे सपूत हो, तो अपने पथ संचलन में वंदे मातरम का गायन हो, पूरा कराइए और तिरंगा लेकर चलिए। सोचिए, एक गीत की बात है और वो भी कोई सामान्य गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय गीत, लेकिन उस पर इतना बवाल मच गया कि पूरा नहीं गाएंगे तो नहीं गाएंगे। यह सारा विवाद क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने के लिए हो रहा है? क्योंकि विवाद 15 अगस्त को शुरू हुआ था, जब आरोप लगे थे कि कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम पूरा गाने पर सोनिया गांधी ने टोका था। यह आरोप लगा और राहुल गांधी इसे देख रहे थे। अब जिस तरह से कांग्रेस ने इसे कवर अप करने के लिए नया बवाल शुरू किया, उसमें आरोप यही लग रहे हैं कि यह राहुल गांधी और सोनिया गांधी की छवि बचाने का प्रयास है और बीजेपी इसको लेकर अग्रेसिव है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। नितिन नवीन ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर संपूर्ण वंदे मातरम के गायन का विरोध कर देश को तोड़ने की अपनी पुरानी साजिश दोहरा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। सीडब्ल्यूसी ने तय किया है कि वो कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाएंगे। नितिन नवीन का कहना है कि कुछ दिन पहले यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में दिखा था,
तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। वंदे मातरम के इस विवाद में पूरे इंडी वाले भी कूद पड़े हैं। अभी हाल ही में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली टीएमसी भी कांग्रेस के समर्थन में आ गई। ममता बनर्जी के सांसद बीजेपी अध्यक्ष को बच्चा बता रहे हैं। कीर्ति आजाद बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नवीन को चैलेंज दे रहे हैं कि खुद पूरा वंदे मातरम लिखकर या गाकर दिखाएं। नितिन नवीन अभी बच्चा है, अभी अंडे से चूजे का चोंच निकली है बाहर, तो उसके विषय में मैं क्या बात करूं। इन लोगों ने तो विरोधी थे वंदे मातरम के। नितिन नवीन को मेरे सामने आ जाए, मुझे नहीं आते पूरा, लेकिन मैं देखूंगा कागज पे, और मुझे वंदे मातरम वो जितने भी है ना शुरू से लेकर अंत तक सुना दे। अभी चले, अभी मैं तैयार हूं, मुझे सिर्फ शर्ट पहनना है और मैं चलूंगा। तो स्वाभाविक है कि इनको हिंदू मुसलमान पर आना है, बेचारों को खाना नहीं पचता है। ममता बनर्जी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर है। उधर कीर्ति आजाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को चुनौती दे रहे हैं। इधर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत और आगे चले गए। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज दे दिया कि क्या बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पूरा वंदे मातरम ये लोग गा सकते हैं क्या। सुनिए संजय राउत को। पागल है बीजेपी वाले, पगला गए। उनको देश का संविधान मालूम नहीं, वंदे मातरम मालूम नहीं। जो 6 छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। 2 छंद को ही संविधान ने स्वीकारा है, संविधान ने। और देश के स्वतंत्रता संग्राम से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के सूचना पर यह 2 छंद का स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ी नहीं है, ऊपर नहीं है, समझा। ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उसमें करने दो उनको। यानी आज की डेट में इंडी गठबंधन ने फिर वही माहौल बना दिया कि बीजेपी, मोदी, शाह ये चाहते हैं कि पूरा वंदे मातरम गाया जाए, इसलिए लोग नहीं गाएंगे। और यही हिसाब चलता है, जो नरेंद्र मोदी कह दें कर दें, उससे किसी भी हाल में विरोध ही करना है। अब ये तो पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन पॉलिटिक्स चल किस वजह से रही है? आपको वंदे मातरम के विरोध की हिस्ट्री भी जाननी चाहिए, और इसलिए इतिहास का अध्याय भी खोलना जरूरी है कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरह का विरोध आज हो रहा है, वैसा ही कैसे आजादी के पहले भी हो रहा था। कैसे जिन्ना की डिमांड के आगे नेहरू झुक गए थे, नेहरू ने जिन्ना को लेटर में लिखा क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा क्या था, यह सब बताऊंगा। कांग्रेस के इतिहास का वो अध्याय खोलने जा रहा हूं जिसमें राहुल गांधी और उनकी टीम फंस जाएगी, क्योंकि वंदे मातरम का इतिहास यह है कि जिस वंदे मातरम गीत से अंग्रेज इतना डरते थे कि उसे बैन कर दिया था, उस गीत से जिन्ना की मुस्लिम लीग को दिक्कत थी। देखिए, साल 1908 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू किया था। मुस्लिम लीग का तर्क यह था कि इस गीत में मातृभूमि की वंदना और देवी देवताओं का जिक्र है। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ की एक मीटिंग में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया। कहा कि इसमें तो हिंदू देवी दुर्गा और लक्ष्मी का जिक्र आता है, जो मुस्लिम सेंटिमेंट से मेल नहीं खाता। यानी इस पूरे वंदे मातरम का विरोध जिन्ना और मुस्लिम लीग ने शुरू किया। अब जिन्ना और उनके मुस्लिम लीग के लोग तो पाकिस्तान बनाकर चले गए उस तरफ, तो फिर इधर इसको गाने में क्या दिक्कत है? और जिनको नहीं गाना है वो उस गायन के वक्त अपना शांत रहें। मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विरोध इतना बढ़ गया कि जिन्ना ने इसके बारे में नेहरू को चिट्ठी लिख दी और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर हटाने की मांग की। 6 अप्रैल 1938 को जिन्ना के लेटर का जवाब देते हुए नेहरू ने लिखा कि डियर जिन्ना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पिछले साल अक्टूबर में ही इस मुद्दे पर एक बयान जारी किया था। नेहरू ने कहा कि यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अभी नेशनल एंथम के तौर पर किसी गीत को आधिकारिक तौर पर अपनाया ही नहीं गया है। नेहरू ने बताया कि 30 सालों से ज्यादा से वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया है। यह ध्यान रखिए लाइन, ये नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया है।
इन 30 या उससे ज्यादा सालों में वंदे मातरम गीत को कभी भी धार्मिक महत्व वाला नहीं माना गया। यह नेहरू कह रहे हैं। इसे भारत की तारीफ में गाए जाने वाले राष्ट्रीय गीत के तौर पर देखा गया। यह नेहरू कह रहे हैं। हालांकि जब कुछ आपत्तियां उठाई गई तो वर्किंग कमेटी ने इस मामले पर ध्यान से विचार किया। आखिरकार यह सुझाव देने का फैसला किया कि कुछ खास छंद जिनमें कुछ रूपक या प्रतीकात्मक संदर्भ थे उन्हें राष्ट्रीय मंचों या मौकों पर इस्तेमाल न किया जाए। वर्किंग कमेटी ने इस गीत के 2 छंद तय किए हैं जिसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन 2 छंद की सिफारिश की गई है उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी जवाहरलाल नेहरू साफ तौर पर वंदे मातरम गीत को देश को एकजुट करने वाला बता रहे थे। वो मान रहे थे कि इसने देश में राष्ट्रवाद की अलग जगह रखी है और 30 सालों से कोई उसका विरोध नहीं कर रहा, जिन्ना को छोड़कर और उनकी मुस्लिम लीग को छोड़कर। तो बॉस आपने सरेंडर कर दिया ना जिन्ना के सामने, और वो जिन्ना जो है वो पाकिस्तान बनाकर चला गया उधर। आज की डेट में भी सरेंडर कर दें क्या उसी सोच के सामने? दूसरी तरफ वंदे मातरम को काट छांट करने के बारे में भी बता रहे थे। कमाल की बात यह है कि इसके बावजूद जिन्ना माने नहीं, वो वंदे मातरम का विरोध ही करते रहे। इसी बात पर अड़े रहे कि वंदे मातरम गीत को तो हटा ही दो। इसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए आगे कांग्रेस को भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। जिन्ना को लिखे लेटर से पहले नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में क्या कहा था वो भी आपको देखना चाहिए। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नेहरू ने कहा था कि वंदे मातरम के शुरू के 2 छंद पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि गीत के बाकी छंद में जो विचारधारा, कल्पना और रूपक है, कई ग्रुप उससे सहज नहीं है। याद रखिए कि हम पूरे देश के लिए राष्ट्रीय गीत के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए अगर कोई ऐसी विचारधारा है जिसे देश के कई ग्रुप ईमानदारी और गंभीरता से स्वीकार नहीं कर सकते, तो राष्ट्रीय गीत के लिए वो विचारधारा ठीक नहीं। वंदे मातरम पर मुस्लिम लीग के विरोध के बीच जवाहरलाल नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को भी एक चिट्ठी लिखी। इस लेटर में नेहरू ने बोस को लिखा था कि मुझे आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद मिल गया है और मैं अभी इसे पढ़ रहा हूं ताकि गाने की पृष्ठभूमि को समझ सकूं। ऐसा लगता है कि यह पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है। इसके अलावा भाषा की भी एक समस्या है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। बिना डिक्शनरी की मदद के मुझे भी यह समझ में नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं कि वंदे मातरम के खिलाफ अभी जो हंगामा हो रहा है वो काफी हद तक सांप्रदायिक लोगों द्वारा खड़ा किया गया है। ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं सुभाष चंद्र बोस को लिखी चिट्ठी में कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले सांप्रदायिक लोग हैं जो यह हंगामा खड़ा कर रहे हैं। साथ ही इसमें कुछ सच्चाई भी लगती है कि सांप्रदायिक सोच वाले लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हम जो भी करें वो सांप्रदायिक लोगों की भावनाओं को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जहां असल शिकायतें हैं उन्हें दूर करने के लिए होना चाहिए। यानी नेहरू खुद मानते रहे कि वंदे मातरम देश को एकजुट कर रहा है, खुद मानते रहे कि सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, और फिर भी जिन्ना के सामने सरेंडर कर दिया। 2 छंद तय कर दिए कि यही गाएंगे। जिन्ना तो उससे तब भी नहीं खुश हुए, और आज भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी वही कह रही है कि नहीं नहीं हम तो वो जो सरेंडर उस वक्त हुआ था उसके साथ जाएंगे। और क्या कह रहे हैं फिर आप देखिए कि 20 अक्टूबर को नेहरू ये मान रहे हैं कि वंदे मातरम के खिलाफ सांप्रदायिक लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, और जब 28 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें वंदे मातरम को काटछांट करने का समर्थन नेहरू ने कर दिया। फिर बाद में मोहम्मद अली जिन्ना को सफाई दे रहे थे कि हमने जो ही छंद अपनाए हैं वही छंद अपनाए हैं जो सबके लिए ठीक है। भाई नेहरू को तो जिन्ना को रिप्लाई करना चाहिए था कि तुम्हारी सांप्रदायिक राजनीति के आगे हम नहीं झुकेंगे। वंदे मातरम देश को जोड़ रहा है, हम उसे नहीं काट छांट सकते, तुम्हें देश के साथ जुड़ना होगा। यहां उल्टा हो गया बॉस, सांप्रदायिक ताकतों के आगे सरेंडर कर दिया गया। और अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चलिए वो तो आजादी के पहले हुआ, पाकिस्तान लेके वो लोग चले गए, अब तो कम से कम हम गलती सुधार लें ना, उसमें भी नहीं गाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 17 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू को वंदे मातरम पर लेटर लिखा, जिसके जवाब में नेहरू ने 20 अक्टूबर को रिप्लाई किया। सुभाष चंद्र बोस ने वंदे मातरम के विरोध पर जो कहा वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सांप्रदायिक सोच वाले मुसलमानों की आदत है कि वे समय समय पर कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहते हैं, कभी मस्जिदों के सामने संगीत का मुद्दा, कभी मुसलमानों के लिए अपर्याप्त नौकरियों का मुद्दा। आजकल वंदे मातरम का मुद्दा है,
वंदे मातरम का मुद्दा अचानक इतना अहम इसलिए हो गया है क्योंकि इसे विधानसभाओं में गाया गया, जिससे कांग्रेस की जीत का पता चलता है। मैं राष्ट्रवादी मुसलमानों की सभी शंकाओं और मुश्किलों को दूर करने की खुशी खुशी कोशिश करूंगा, लेकिन सांप्रदायिक सोच वाले लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत देने का मेरा कोई मन नहीं। अगर आप आज उन्हें वंदे मातरम के मुद्दे पर पूरी तरह संतुष्ट कर भी देंगे तो भी वे कल कोई और मुद्दा उठा देंगे, सिर्फ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और कांग्रेस को शर्मिंदा करने के लिए। यानी सुभाष चंद्र बोस नेहरू से कह रहे थे कि वंदे मातरम का विरोध करने वालों को ज्यादा भाव मत दीजिए, लेकिन नेहरू तो जिन्ना के सामने जो है वो नतमस्तक हुए जा रहे थे एक तरीके से, और आखिरकार वंदे मातरम को आधा अधूरा स्वीकार कर लिया गया। तो जो लोग आज इतिहास की बातें कर रहे हैं कि नहीं उस वक्त तय हुआ था, उन्हें उस वक्त क्या क्या हुआ था यह टोटलिटी में देखना चाहिए। और इसी वजह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तो नई मुस्लिम लीग खुद को साबित कर रही है। जो जिद वंदे मातरम को लेकर 1937 में मुस्लिम लीग की थी, उसी जिद पर आज कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। यह बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आरोप लगा रहे हैं। अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। देखिए, कांग्रेस यह तर्क दे रही है कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर जो तय किया था, उसी चीज को हम अपना रहे हैं। लेकिन बॉस, अगर यही तर्क है कि आप महान नेताओं को उनकी बातों को लेकर चल रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को इन महान नेताओं की बाकी बातें भी माननी चाहिए। इस तर्क से तो कांग्रेस को भी भंग कर देना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी इसी के पक्ष में थे। आजाद भारत में गांधी जी कांग्रेस की बदली हुई भूमिका के बारे में सोच रहे थे। 27 जनवरी 1948 उनकी हत्या से 3 दिन पहले गांधी जी ने एक नोट में लिखा था कि कांग्रेस के तरीकों से भारत को राजनीतिक आजादी मिल चुकी है। कांग्रेस वर्तमान स्वरूप में अपनी भूमिका पूरी कर चुकी है। एआईसीसी को इसे भंग करके एक लोक सेवक संघ में तब्दील कर देना चाहिए। तो कांग्रेस कह रही है कि उनके बड़े बड़े नेताओं ने 1937 में जो फैसला लिया उसी को वो मानेंगे। यही तर्क है तो भाई गांधी जी की बात मानिए, कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। और सिर्फ कांग्रेस क्यों, कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर भी अपने नेताओं की बात मानेगी क्या? क्योंकि संविधान सभा में आरक्षण की लिमिट को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी। संविधान सभा में आरक्षण पर लिमिट लगाने वाले ड्राफ्ट आर्टिकल 295A पर चर्चा 24 अगस्त 1949 से 25 अगस्त 1949 के बीच हुई, जो कि आगे जाकर भारतीय संविधान 1950 का आर्टिकल 334 बना। इसके मुताबिक सदन के अंदर ST/SC वर्ग के लिए आरक्षण 10 साल के लिए होगा, यह कहा गया था। इसके अलावा आर्टिकल 335 में आरक्षण को अपॉइंटमेंट टू सर्विस एंड पोस्ट में भी कर दिया गया है। इस संविधान सभा में नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, बड़े बड़े नेता भी थे, वही लोग जिनका नाम आज कांग्रेस ले रही है वंदे मातरम पूरा न गाने को लेकर। तो क्या आज कांग्रेस इन्हीं नेताओं के हवाले से यह बात कहेगी कि वो आरक्षण को एक तरीके से देखने को भी तैयार है, रिफॉर्म्स को तैयार है? क्योंकि भाई संविधान सभा ने तो 10 साल की लिमिट तय की थी। कीजिएगा, यह ना हो पाएगा। लेकिन चल रहा है विरोध। पाठशाला में अगला अध्याय, तुर्की चीन के मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में चुपके से क्यों लैंड हो रहे हैं? पीओके में पिटता पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है क्या? पाक मिसाइल टेस्ट की तैयारी में बॉर्डर पर चीनी टैंक तैनात कर दिए हैं। मुनीर फिर मोदी के नए इंडिया से पिटने वाला है क्या? पाकिस्तानी हाई कमीशन के आगे बुलडोजर एक्शन हो गया है। उधर भारत ने नई ड्रोन डील की बात कर ली है। पाकिस्तान इस बार और ज्यादा मार खाएगा क्या? भारत की ऐसी तैयारी के बारे में आज आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह हो क्या रहा है। क्या पीओके, क्या बलूचिस्तान, क्या खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पाकिस्तान के लिए मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर आई डॉक्यूमेंट्री ने मुनीर और शहबाज की अलग छीछा लेदर करवा दी। इसके बाद पाकिस्तान की फिर से जगहसाई हो रही, क्योंकि मुनीर और शहबाज तो पाकिस्तान की जीत का झूठा ढिंडोरा पीटते नहीं थकते थे। लेकिन अब पाकिस्तानी पब्लिक को भी पता चल गया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से घर में घुसकर फोड़ा था। तो ये लोग बहुत परेशान चल रहे हैं पाकिस्तान वाले, और इनका एक ही हिसाब होता है, जब चारों तरफ से घिर जाओ, पब्लिक गाली देने लगे, पीओके में बगावत हो जाए, लगे कि पीओके जो है वो हाथ से जा रहा है,
या बलूचिस्तान जा रहा है तो भारत से युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जब वो फंसता है तो भारत के खिलाफ साजिशें शुरू कर देता है। भारत हमारा दुश्मन है, इस नैरेटिव को बढ़ाना शुरू कर देता है और इस बार भी यही हो रहा है। मुनीर भारत के खिलाफ युद्ध का माहौल बना रहा है। शहबाज और जरदारी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तुर्की और चीन से हथियारों का जखीरा मंगाया गया है। आनन फानन में नोटाम जारी किया गया है। चीन से मिली तोपों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। गुजरात बॉर्डर के पास ड्रोन और सेना तैनात कर रहा है पाकिस्तान। भारत को भड़काने वाले सारे काम पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। मुनीर एंड कंपनी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब तो बॉस कुछ तो बड़ा होने वाला है, पाकिस्तान कुछ करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की एक और हिस्ट्री रही है, वो जितनी बार भारत से लड़ता है उतनी बार पिटता है। पाकिस्तान लाख कोशिश करे, 1000 तैयारियां कर ले, उसकी हालत इस बार भी यही होनी है। क्योंकि पीएम मोदी और उनका नया इंडिया तो इंतजार कर रहे हैं कि आओ ना, इस बार और कूटेंगे कि पाकिस्तान कोई गलती करे फिर उसका हिसाब तय करे। आज आपको बताऊंगा इस अध्याय में कि तुर्की चीन के मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में चुपके से कहां लैंड हुए हैं। क्या वाकई पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है? मिसाइल टेस्ट की तैयारी हो रही है क्या? मुनीर फिर मोदी के नए इंडिया से पिटने वाला है क्या? पाकिस्तान हाई कमीशन के आगे बुलडोजर क्यों चले हैं? सब दिखाऊं, उससे पहले एक झलक देखिए। पाकिस्तान के नागरिकों, मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। भारत बराह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। सबसे पहले बात पाकिस्तान की नई साजिश पर हुए खुलासे की, जिसे भारत की पैनी निगरानी ने एक्सपोज कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के एयर स्पेस में पिछले दिनों करीब 60 घंटे के दौरान तुर्की और चीन के मिलिट्री प्लेन्स उड़ान भरते नजर आए। यही नहीं, ये मिलिट्री प्लेन कई बार पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम एयरबेस पर उतरे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए बॉस, चीन के प्लेन, मिलिट्री प्लेन, तुर्की के मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री प्लेन्स की लगातार उड़ान भरना और पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहना, यह सामान्य मिलिट्री एयर ट्रैफिक से हटकर नजर आ रहा है। इससे पहले इस लेवल पर मिलिट्री एक्टिविटी पाकिस्तान में लंबे समय से नहीं दिखी है बॉस। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुर्की और चीन के इन मिलिट्री प्लेन्स के जरिए ड्रोन और दूसरे हथियार पाकिस्तान पहुंचाए गए? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि तुर्की और चीन से पहुंचे मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर उतरे। इसके अलावा कराची के मसरूर एयरबेस पर भी मिलिट्री प्लेन लैंड हुए और यह किसी से छुपा नहीं है कि घर में सुई तक नहीं बना पाने वाला पाकिस्तान किस हद तक हथियारों के लिए चीन पर निर्भर रहा है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने माना भी था कि उसने पाकिस्तान की मदद की थी। तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पिछले कुछ वक्त में तुर्की और चीन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं? पाकिस्तान में जिस तरह तुर्की के मिलिट्री प्लेन उतरे, उसे 7 अगस्त को मक्का में तुर्की और सऊदी अरब के साथ हुई पाकिस्तान की डील से भी जोड़ा जा रहा है बॉस, जिसके तहत किसी तीसरे देश का हमला होने पर एक दूसरे की मदद करने पर सहमति बनी है। हालांकि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई कर ही रहा था, पर्दे के पीछे से मदद कर ही रहा था। और इसके बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस डील में तेजी आ गई, यानी अब सामने से मदद करने की बात है। ड्रोन, नेवी से जुड़े सिस्टम और प्लेन की तकनीक में दोनों देशों के बीच समझौते हो चुके हैं। इसी साल मई में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने तुर्की में मिलिट्री डील को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच फाइटर जेट्स को लेकर भी डील पर बात हो चुकी है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक करीब 200 पाकिस्तानी इंजीनियर और अफसर तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान के प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। यानी तुर्की और पाकिस्तान और चीन मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का नया इंडिया जिस हांडी में खिचड़ी पकती है, उस हांडी को फोड़ देने में विश्वास रखने वाला नया इंडिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह तुर्की से पाकिस्तान को मिले ड्रोन्स को हवा में फोड़ा था, उसके बाद भले ही पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन ले रहा है, लेकिन उसे इन ड्रोन्स पर भरोसा नहीं रह गया है।
जिसका खुलासा एक पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में हुआ। दावा किया गया है कि पाकिस्तान यूक्रेन से ड्रोन तकनीक हासिल करने की कोशिश में जुटा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान यूक्रेन की प्रमुख ड्रोन और मिसाइल कंपनी फायर पॉइंट से डील करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इस डील के तहत ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि डील के तहत पाकिस्तान को यूक्रेन की कंपनी से FP1 डीप स्ट्राइक ड्रोन मिल सकते हैं, जिसकी रेंज करीब 2600 किलोमीटर है। इसके अलावा FP2 फ्रंट स्ट्राइक ड्रोन को लेकर भी बात हो रही है, जिसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है। एक तरफ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर हथियार जुटा रहा है और पाकिस्तान की पब्लिक की आंखों में युद्ध की तैयारी वाली धूल झोंकने के लिए पैंतरेबाजी भी शुरू कर चुका है। आप देखिए, पाकिस्तान ने 19 और 20 अगस्त के लिए नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। यह नोटाम पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब 750 किलोमीटर के दायरे के लिए जारी हुआ है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर नोटाम जारी करने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन अटकलें तेज हैं कि इस दौरान वो ऑपरेशन सिंदूर में जो फिसड्डी साबित हो चुकी फतह मिसाइल थी, उसके अब एडवांस्ड वर्जन को टेस्ट करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत को निशाना बनाने के लिए फतह 2 मिसाइल लॉन्च की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में इंटरसेप्ट करके फोड़ दिया था। इसलिए अब पाकिस्तान फतह 3 मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने इसी साल मई में फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उसकी झलक दुनिया को दिखाई थी, जिसे चीन की HD-1 मिसाइल की नकल बताया जा रहा है। अब यह भी देखिए कि जिस चीन की मदद से पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो चीन कैसे खुद को बचाने के लिए नकल के भरोसे टिका हुआ है। 1 महीने से चीन भी अलग खिचड़ी पका रहा है बॉस। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन उसके वॉरशिप की रेप्लिका बनाने में जुटा है। देखिए, जिसका खुलासा सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से हुआ। इसमें नजर आ रहा है कि चीन ने शिनजियांग प्रांत के रेगिस्तान में अमेरिका के वॉरशिप की हूबहू कॉपी बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेप्लिका की मदद से चीन अमेरिका के वॉरशिप्स पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है। ये देखिए, असली वाला इधर है और ये देखिए उसने जो रेप्लिका बनाई है। अब चीन लड़ा तो है नहीं, तो उसको भरोसा है नहीं कि अमेरिका कुछ कर देगा अटैक, तो क्या करना है, तो वो रेप्लिका बनाकर उस पर अटैक कर रहा है। क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की मनमानी को रोकने के लिए अमेरिका ने जो 7th फ्लीट तैनात की है, उसके बेड़े में 15 में से 10 वॉरशिप यही वाली है, जिसकी रेप्लिका पर हमले की प्रैक्टिस चीन कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान ने चीन से मिली हुई 250 से ज्यादा तोपें भी भारत के बॉर्डर के पास चुपचाप तैनात कर दी। पाकिस्तान ने भारत से लगने वाली अपनी पूर्वी सीमा पर चीन से खरीदी हुई SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड तोप तैनात की। पाकिस्तान ने 10, 20 या 50 नहीं, पूरी 250 तोप बॉर्डर पर पहुंचा दी। तोपों की इतनी बड़ी संख्या कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है। यानी पाकिस्तान ने बॉर्डर के किसी एक सेक्टर में नहीं, बल्कि पूरी भारत पाकिस्तान सीमा पर इन तोपों की तैनाती कर दी है। यानी पाकिस्तान में हलचल तो तेज है, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, नहीं हो रही है, इसको लेकर चर्चाएं। और इस बीच एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत को उकसाने की कोशिश करके गलती कर दी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने के लिए वहां लगे कुछ स्ट्रक्चर को हटा दिया। लेकिन यह तो नरेंद्र मोदी का नया भारत है। भारत ने आज दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर ही चलवा दिया, वहां बने वीजा केंद्र को जमींदोज कर दिया, बैरिकेड्स हटा दिए गए वहां से। भारत के तेवरों से साफ है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई गलती की तो वो पहले से ज्यादा मार पड़ने वाली है उसको। और पाकिस्तान ये भी जानता है कि वो कितनी भी तैयारी कर ले, कितना भी फर्जी माहौल बना ले, कितने भी हथियार जुटा ले, भारत भिड़ने पर से भिड़ेगा तो पिटेगा ही पिटेगा। भारत जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, भाई भारत के डिफेंस सिस्टम की तैयारी तो पहले ही दुनिया देख चुकी है, लेकिन आप देखिए कि भारत की तैयारी का लेवल क्या है। पहला, उसका जो सुरक्षा का चक्र है, सुदर्शन चक्र, दुनिया का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसकी 400 किलोमीटर तक के खतरों को ट्रैक करने और ध्वस्त करने में माहिर है। मिसाइलें उसमें लगी हैं। ड्रोन, फाइटर जेट के खिलाफ लोहा मनवा चुका है। दूसरा प्रोजेक्ट है कुशा, दूसरी पूरी तरह स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, 150 किलोमीटर की रेंज में खतरों को रोकने की क्षमता रखता है। तीसरा है आकाश मिसाइल सिस्टम, मध्यम दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। 25 से 30 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है, तेज, सटीक और हर मौसम में कारगर। चौथा है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका पहला चरण पृथ्वी एयर डिफेंस है, जो वायुमंडल के बाहर से आने वाली मिसाइलों को रोकता है। इसका दूसरा चरण है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का।
तीसरा चरण है स्वॉर्ड फिश रडार, जो दुश्मन की मिसाइल पर नजर बनाए रखता है। इसके अलावा बराक 8 मीडियम से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 70 से 100 किलोमीटर तक के खतरों को रोकने में सक्षम है। समुद्री और जमीनी दोनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च इसका संभव है। इस सब के बीच भारत ने अमेरिका के साथ महाडील भी कर ली, जिसके बाद समंदर में दुश्मन की कोई भी हरकत भारत की नजर से नहीं बचेगी। समंदर में निगरानी के लिए भारत को अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन मिलने वाले हैं। अमेरिका के इस घातक ड्रोन को समंदर का खामोश शिकारी कहा जाता है, क्योंकि MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन बिना कोई आवाज किए रडार को चकमा देते हुए आसानी से दुश्मन के इलाके में घुस जाता है। यह आसमान से घात लगाकर समंदर में काफी गहराई पर मौजूद सबमरीन्स पर भी सटीक निशाना लगाने में माहिर है। इसी वजह से दुनिया इसे प्रीडेटर ड्रोन के नाम से जानती है। इसका हाई डेफिनेशन कैमरा जमीन और समंदर दोनों जगह बारीक नजर रखता है। अमेरिका के इस घाती ड्रोन की खासियत भी आपको बता दूं, इसका एडवांस हाई डेफिनेशन कैमरा सीधे नेवी के कमांड सेंटर को रियल टाइम वीडियो भी भेजता है। इससे दुश्मन की लोकेशन तुरंत और सटीक पता लगती है। एक बार टारगेट लॉक हो गया तो किसी भी दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है लंबी दूरी की उड़ान। देखिए, इसमें जो होता है, इस ड्रोन के बारे में आपको बता रहा हूं कि MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन एक बार की उड़ान में 8000 किलोमीटर का दायरा कवर कर लेता है। यह ड्रोन लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए यह निगरानी करता है। 2000 किलोग्राम तक के भारी बम और गाइडेड मिसाइल लेकर उड़ान भर सकता है और 450 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यानी भारत के पास ऐसे हथियार हैं, ऐसी तैयारी है कि आप जो है वो निश्चिंत रहिए। पाकिस्तान जितना उछल रहा है उतनी जल्दी ही वो जमीन पर ला दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान भारत की इन तैयारियों को देखकर उसके दिल में खौफ जो है, उससे उसे हार्ट अटैक आए ना आए। हार्ट अटैक आजकल एक बड़ी समस्या है बॉस, और इसीलिए अगला अध्याय देखिए। चलते नाचते खेलते अचानक आ रहे हार्ट अटैक का दी एंड करने वाली कौन सी दवा आ गई? कहां बन गई कैंसर की ऐसी वैक्सीन की कंपनी के शेयर रातों रात रॉकेट बन गए? हार्ट पेशेंट से लेकर कैंसर के मरीजों तक के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का अध्याय। देखिए, 2 बीमारियां जिन्होंने लाखों परिवारों को तबाह कर रखा है, एक तो हार्ट की बीमारी, दूसरा है कैंसर। हार्ट अटैक के मामले तो पिछले कुछ सालों में इस तरह से बढ़ते दिखे कि भाई चलते फिरते नाचते खेलते अचानक लोग गिर गए, हार्ट अटैक आ गया, उसके वीडियो वायरल हो गए। इसी तरह से जो कैंसर पहले कभी कभार सुना जाता था, वो अब आसपास परिचितों जो आपके रिलेटिव्स हैं उनमें कहीं ना कहीं दिख जाता है कि अरे सुने, उनको फलाने को जो है कैंसर हो गया। मतलब एकदम कॉमन बीमारी बन गई है कैंसर। इन 2 बीमारियों को लेकर पब्लिक में जो तनाव है, उन बीमारियों पर आज आपको 2 अच्छी खबरें बताने जा रहा हूं। हार्ट का मामला हो या फिर कैंसर के केस हो, मेडिकल फील्ड में गजब की रिसर्च हो रही है और आप देखिए कि अब हार्ट अटैक का खतरा कम होने जा रहा है। सीधे हार्ट अटैक की जड़ पर प्रहार करने वाली दवा आ रही है। कैंसर मरीजों के लिए भी खुशखबरी है। वैक्सीन से कैंसर का इलाज हो सके, इस दिशा में भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, मेडिकल साइंस में सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद अब जाकर यह खुशखबरी आई है। कैंसर और हार्ट अटैक के खतरे को कम करने वाली इन दोनों दवाओं के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। पिछले कुछ सालों से लोगों में अचानक हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। लोगों को सड़क पर चलते, जिम में एक्सरसाइज करते, शादी में डांस करते, ऑफिस में काम करते, यहां तक कि बच्चों को खेलते हुए हार्ट अटैक आने की वीडियो जो है वो वायरल हुए। इस तरह के ये सारे वीडियो बहुत डराने वाले हैं और इसे देखने के बाद कई लोगों को तो पैनिक अटैक आ गया, कई लोग डिप्रेशन में चले गए। इसी सिलसिले को रोकने के लिए और हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के लिए एक नई दवा पर काम चल रहा है। दरअसल हार्ट अटैक आने के पीछे एक बड़ी वजह है शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का बनना, जिसे LDL कहा जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में जम जाता है, जिसकी वजह से दिल तक खून का पहुंचना कम हो जाता है और इसी वजह से दिल का दौरा पड़ता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर दवाएं देते हैं, जिन्हें रोज मरीज को खाना पड़ता है।
लेकिन अब रोज रोज दवा खाने के झंझट से भी मुक्ति मिल सकती है। मेडिकल साइंस इसी तरफ एक बड़ी छलांग लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसी दवा तैयार की गई है जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए रोज रोज दवा खानी ही नहीं पड़ेगी। और इस दवा का नाम है वर्ब 102। यह जीन एडिटिंग थेरेपी ने शुरुआती ट्रायल में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को करीब 62% तक कम कर दिया है। इस दवा को अमेरिकी कंपनी एली लिली और उसकी कंपनी वर्ब थेराप्यूटिक्स ने तैयार किया है। यह मेडिसिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करेगी, अब इसके बारे में सुनिए। हमारे शरीर में लिवर बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को खून से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन लिवर में बनने वाला PCSK9 नाम का एक प्रोटीन होता है, वो इस काम को रोकता है। आसान भाषा में कहिए तो PCSK9 ज्यादा होगा तो खून से बैड कोलेस्ट्रॉल हटाने का काम कम हो जाएगा। वर्ब 102 ये जो नई दवा बन रही है, इसका काम इसी PCSK9 नाम के प्रोटीन को कम कर देना है। इसके लिए ये लिवर की कोशिकाओं यानी सेल्स में मौजूद PCSK9 जीन में एक खास बदलाव करने की कोशिश करती है। इस बदलाव के बाद PCSK9 कम बनेगा और लिवर खून से ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल निकाल पाएगा। यानी PCSK9 कम तो LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम। शुरुआती ट्रायल में इसका असर बहुत बड़ा दिखा है। LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल करीब 62% तक कम हो गया, जबकि PCSK9 का लेवल करीब 88% तक घट गया। कुछ मरीजों में कोलेस्ट्रॉल कम होने का असर 18 महीने तक बना रहा। और सबसे बड़ी बात कि इस दवा को रोज खाना भी नहीं है, ये एक बार चढ़ाया और आपका काम हो गया वाला हिसाब है। इसे ऐसे समझिए कि आज की ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल की दवाएं तब तक काम करती हैं जब तक आप उन्हें लेते रहते हैं, लेकिन वर्ब 102 का मकसद है कि एक बार शरीर के अंदर जीन में खास बदलाव कर दिया जाए और उसका असर लंबे समय तक बना रहे। हालांकि वर्ब 102 अभी टेस्टिंग स्टेज में है, यानी यह अभी आम मरीजों के लिए उपलब्ध नहीं हुई है, लेकिन इसके शुरुआती नतीजों ने बहुत बड़ी उम्मीद जगा दी। वैज्ञानिक अभी चेक कर रहे हैं कि जीन में क्या किया गया बदलाव कितने साल तक असरदार और सुरक्षित रह सकता है। वर्ब 102 को दिल के मरीजों के लिए इतनी बड़ी उम्मीद क्यों माना जा रहा है, इसकी वजह आपको बताता हूं। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL जितना ज्यादा होगा, दिल की नसों में उसके जमने का खतरा उतना बढ़ेगा। नसों में यह जमा होता गया तो खून के बहने के लिए रास्ता संकरा हो जाएगा। दिल तक खून पहुंचने में दिक्कत हुई तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए दिल के मरीजों के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी इसके लिए कई दवाएं मौजूद हैं, लेकिन उन्हें लगातार लेते रहना पड़ता है। आज दवा ली, फिर कल लेनी है, फिर अगले दिन भी लेनी है। लेकिन वर्ब 102 के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि एक बार वर्ब 102 दिया गया, PCSK9 जीन में खास बदलाव हुए, PCSK9 कम होने लगा, लिवर खून से ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल हटाने लगा, LDL कम होने लगा यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगा, हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में मदद मिल गई। शुरुआती ट्रायल में बैड कोलेस्ट्रॉल करीब 62% कम हुआ। अगर यह असर लंबे समय तक बना रहता है तो उम्मीद है कि दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने का खतरा भी कम हो सकता है और हार्ट अटैक आने का खतरा भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो यह एक बड़ी रिसर्च चल रही है। शुरुआती कामयाबी ने बड़ी उम्मीद जगा दी, लेकिन मसला सिर्फ हार्ट अटैक या बैड कोलेस्ट्रॉल का नहीं। एक और बीमारी है कैंसर, जिसके इलाज को लेकर एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना और मर्क ने कैंसर का इलाज करने के लिए एक वैक्सीन बना दी है, जो अपने 3rd फेज के ट्रायल में भी सफल हो गई है। इस वैक्सीन का नाम है इंटिसमेरान। इसका 3rd फेज का ट्रायल सफल रहा है। वैक्सीन ट्रायल में 3rd फेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। 3rd फेज में इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं और इस ट्रायल में यह वैक्सीन सफल रही है। इंटिसमेरान वैक्सीन स्किन कैंसर के लिए बनी है। इससे मेलेनोमा नाम के स्किन कैंसर का इलाज होगा। मेलेनोमा कैंसर उत्तर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होता है। गोरी स्किन वाले लोगों में इसका जोखिम सबसे ज्यादा होता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए वैक्सीन का सफल ट्रायल बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कैंसर को लाइलाज बीमारी माना जाता रहा है। आप देखिए कि किसी भी तरह के कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन का सालों से इंतजार हो रहा था। मॉडर्ना ने स्किन कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन बनाई और इसके बाद मॉडर्ना कंपनी के शेयर रॉकेट बन गए। वैक्सीन के सफल ट्रायल के बाद कंपनी के शेयर आसमान में पहुंच गए। आप देखिए कि मॉडर्ना के शेयर की कीमत 18 अगस्त को $62 थी। वैक्सीन आया, उसके सफल ट्रायल के आया तो नहीं, लेकिन उसके सफल ट्रायल के बाद की खबर फैली और उसके बाद $174 पर इसके शेयर की कीमत चली गई।
यानी 2 ही दिन में मॉडर्ना के शेयर में 180% का जंप आ गया। इस घटना ने पूरी फार्मा इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। स्किन कैंसर के इलाज के लिए मॉडर्ना ने यह वैक्सीन बहुत ही रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद बनाई है कहा जा रहा है, और इसके लिए मरीज के ट्यूमर में मौजूद कैंसर के सेल्स का सैंपल लिया जाता है, सैंपल की स्टडी की जाती है, कैंसर सेल का बिहेवियर देखा जाता है, कैंसर सेल के बिहेवियर के हिसाब से वैक्सीन बनाई जाती है। इस वैक्सीन को इम्यूनोथेरेपी के साथ दिया जाता है। मॉडर्ना की यह वैक्सीन पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है। कैंसर के अलग अलग ट्यूमर की स्टडी करके इसे बनाया जाएगा, यानी हर मरीज के लिए अलग तरह की वैक्सीन तैयार की जाएगी। आमतौर पर कैंसर के इलाज के लिए इम्यूनोथेरेपी होती है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करके कैंसर सेल से लड़वाती है। इसी इम्यूनोथेरेपी के साथ कैंसर की वैक्सीन दी जाएगी और इसका रिजल्ट अभी तक उत्साह बढ़ाने वाला है। यानी यह वैक्सीन हर मरीज के लिए अलग अलग बनेगी और उसको उसके हिसाब से फायदा पहुंचाएगी। अगर शरीर के किसी हिस्से में कैंसर होता है तो उस कैंसर को टारगेटेड इलाज मिलेगा, जैसे उस हिस्से को ऑपरेशन से अलग करना, रेडिएशन देना या टारगेटेड दवाएं देना। इससे कैंसर सेल्स को फैलने से रोका जा सकेगा। लेकिन यह ट्रीटमेंट परमानेंट इलाज की गारंटी नहीं होता, क्योंकि कैंसर सेल्स बहुत शातिर और छोटे होते हैं। वो खून के जरिए शरीर में कहीं भी पहुंच सकते हैं और इसे कोई भी जांच डिटेक्ट नहीं कर पाती। कुछ महीने ये सेल्स इकट्ठा होकर दूसरे अंग में ट्यूमर बना लेते हैं। इस तरह से कैंसर फैलने को मेटास्टेसिस कहते हैं। यह कैंसर की बीमारी का बहुत जटिल हिस्सा है। मॉडर्ना की वैक्सीन इसी मेटास्टेसिस को रोकने का काम करती है, यानी कैंसर का इलाज हो जाए और यह वैक्सीन लग जाए तो मरीज को दोबारा कैंसर होने का चांस भी लगभग खत्म हो जाता है। अभी इस वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल हुआ है और इसे मार्केट में आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इसके ट्रायल के नतीजों ने हलचल मचा दी। कैंसर के मरीजों को अब नई उम्मीद दिख रही है। कैंसर की बीमारी के खिलाफ लड़ाई काफी समय से चल रही है। जिस मेटास्टेसिस को मॉडर्ना की वैक्सीन रोकने की कोशिश करता है ये वैक्सीन, वो होता बहुत ही खतरनाक है। कैंसर की वजह से साल 2024 में दुनिया भर में 1 करोड़ लोगों की जान गई थी। इसमें भी 90% लोगों की मौत मेटास्टेटिक की वजह से हुई थी। अब मेटास्टेसिस को रोकने में यह वैक्सीन कामयाब रही है। सिर्फ स्किन कैंसर ही नहीं, बल्कि दूसरे कैंसर के लिए भी वैक्सीन बन रही है। लंग कैंसर के लिए लेट स्टेज और मिड स्टेज ट्रायल्स चल रहे हैं। ब्लैडर और किडनी कैंसर के लिए मिड स्टेज ट्रायल्स चल रहे हैं। पैनक्रियाटिक डक्टल एडेनोकार्सिनोमा और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए भी ट्रायल चल रहे हैं। यानी स्किन कैंसर के खिलाफ मिला ब्रेक थ्रू काफी कैंसर के इलाज के लिए भी राह दिखा रहा है। दूसरे कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है, ट्रायल चल रहा है। देखिए, कैंसर का इलाज चल रहा है, वैक्सीन पर काम हो रहा है, लेकिन कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर कैंसर का इलाज अब तक हो क्यों नहीं पाया है। अब तक कैंसर को हमेशा के लिए खत्म करने वाली वैक्सीन या दवा बन क्यों नहीं पा रही, जिससे यह गारंटी मिल सके कि कैंसर दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। इसको भी आसान भाषा में समझिए। कैंसर कोई वायरस, फंगस या बैक्टीरिया नहीं है जो आमतौर पर बीमारियों में देखने को मिल जाता है। कैंसर हमारे शरीर का ही सेल होता है जो बेकाबू होकर लगातार बढ़ने लगता है। अगर यह स्किन पर बिना कंट्रोल बढ़ने लगे तो स्किन कैंसर हो जाता है। फेफड़ों में बढ़े तो लंग कैंसर हो जाता है। इसी तरह अलग अलग बॉडी पार्ट पर अलग अलग कैंसर हो सकता है। सभी कैंसर का अलग तरह का बिहेवियर होता है। कैंसर को जड़ से खत्म कर पाना और दोबारा कैंसर के खतरे को रोकना इसीलिए मुश्किल हो जाता है। कैंसर सेल्स बेहद शातिर होते हैं। वो शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, उसको झांसा दे देते हैं। कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम को यह मैसेज देते हैं कि अरे, हम तो इसी शरीर का हिस्सा हैं, हम तो सामान्य सेल हैं, हमसे क्या घबरा रहे हो। इसलिए शरीर का इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को ट्रैक करने के लड़ नहीं पाता। उसको लगता है ये तो घर के लोग हैं। कैंसर के जितने भी इलाज हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी, वो शरीर के इम्यून सिस्टम को यही ट्रेनिंग देते हैं कि जिसको घर का समझ रहे हो, यही घर में आग लगाने आया, मारो इसको। कैंसर के सेल को डिटेक्ट करके उसे नष्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यह तरीका भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। इसी वजह से कैंसर के लिए अभी तक कोई पुख्ता दवा या वैक्सीन बन नहीं पाई थी। अब मॉडर्ना कंपनी की जो वैक्सीन बनी है वो ट्यूमर के कैंसर सेल के सैंपल के आधार पर बनी है। यानी ये बहुत डेडिकेटेड है और स्पेसिफिक वैक्सीन है। ये नहीं कि सबके लिए जेनरिक बन गई। आपके लिए जो कैंसर है, आपका जो कैंसर है, उसके हिसाब से वैक्सीन बनाई जाएगी। और जितना सक्सेस रेट इस वैक्सीन के ट्रायल में मिला है, वो कैंसर के मरीजों के लिए जीवन दान से कम नहीं। तो साइंस के क्षेत्र में ये 2 बड़े ब्रेक थ्रू मिले हैं
जो नई उम्मीद जगा रहे हैं, जिनके बारे में आपको बता रहा था। लेकिन ब्रेक थ्रू से हम आ गए हैं ब्रेक तक। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस, जिसमें ब्रेक के बाद देश की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस। हर देश में बारिश का अलग अलग पैटर्न होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश का वाला जो इलाका है वो भारत में ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां बारिश ही नहीं होती है। सोशल मीडिया पर इस गांव को लेकर कई तरह की बातें चलती हैं। इसका सच क्या है, आज इसके बारे में बताता हूं। इस गांव का नाम है अल हुतैब गांव और यह यमन के हरज इलाके में। अल हुतैब गांव समुद्र की सतह से 3200 मीटर की ऊंचाई पर है और काफी गर्म इलाका है। सर्दियों के दिन में भी दिन के समय में यहां भयंकर गर्मी रहती है। अल हुतैब गांव बिना बारिश वाले गांव के नाम से मशहूर है। दरअसल यह गांव पहाड़ की चोटी के ऊपर बसा हुआ है। आसमान में छाए बादल इस गांव से काफी नीचे रहते हैं। बारिश वाले बादल इस गांव के नीचे बनते हैं और गांव तक आ ही नहीं पाते। इसी वजह से अल हुतैब गांव में ज्यादातर समय बारिश होती ही नहीं। जो बादल बनते हैं वो पहाड़ी के नीचे बरस के निकल लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस गांव में कभी बारिश नहीं होती, क्योंकि कुछ बादल बहुत ऊंचाई पर मौजूद रहते हैं तो वो वहां पर बरस जाते हैं। लेकिन मोस्टली यहां बारिश नहीं होती और इसलिए लोग कहते हैं कि अरे यहां तो कभी बारिश ही नहीं होती। इस गांव में बने घरों की बसावट और बनावट लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वहीं गांव के नीचे बनते बरसते बादलों को देखने के लिए काफी लोग हर साल अल हुतैब गांव पहुंचते भी हैं। तो आज के लिए पाठशाला में इतना ही।